अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर अलवी और आज गेस्ट लिस्ट में मेरे गेस्ट हैं आजकल के सबसे फेवरेट बॉस जी, मीसम नकवी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मेरे भाई? ठीक-ठाक जिंदा हैं? हैं मीसम, मैं जिंदा हैं। बिल्कुल ज़िंदा हूँ। मैं डायरेक्ट अभी इस वक़्त जन्नतुल फ़िरदौस से आपके सामने मौजूद हूँ। ये क्या किया आपने अचानक से इतना हुँ, जो है इन्फ्लुएंशियल डायलॉग्स हुँ, हुँ, मोटिवेशनल कोट्स देने के बाद हुँ, हुँ। आप अचानक सबको डीमोटिवेट करके चले गए? तो ये डीमोटिवेशन वाली बात नहीं थी। उमर भाई देखिए, हर किरदार का अपना एक सिलसिला होता है और अपना एक वक़्त होता है कहानी के अंदर। वो वक़्त पूरा हो गया था। फिर मुझे एक मैसेज और देना था। आपने एपिसोड देखी होगी, तो बॉस के डेथ के सीक्वेंस के अंदर जो लास्ट शॉट है, वो एक एशट्रे का है, जिसमें कुछ बुझी हुई सिगरेटें पड़ी हुई हैं। सो मेरा मैसेज ये भी था कि ठीक है, देखिए हर किरदार ग्रे शेड के अंदर होता है ना, हम अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो जहाँ बॉस की बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी, वहाँ बॉस की कुछ बुरी चीज़ें भी थी, जो उसके लिए सेहत के लिए बेहतर नहीं थी। तो मुझे एक ये भी मैसेज देना था कि यार ये भी एक चीज़ है, आप इस तरफ ना जाएँ, क्योंकि इसका अंजाम यहाँ तक लेके जा सकता है। तो मुझे लगता है कि यहीं तक की ज़रूरत थी कहानी को, इससे आगे की ज़रूरत भी नहीं थी। ड्रामे में एक्ट करने का ख्याल कब आया, जब ड्रामा हिट हो गया या पहले से प्लान था? नहीं, नहीं, जब लिख रहे थे, हम लिखने के प्रोसेस में थे, तो उसी वक़्त बेसिकली ये किरण सिद्दीकी का आइडिया था, जो राइटर हैं। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा किरदार चाहिए जो मेंटर की सूरत में सामने आए, क्योंकि परवरिश में सिर्फ़ माँ-बाप का हाथ नहीं होता है। उसमें पीयर भी हैं, स्मार्ट। उसमें टीचर्स भी होते हैं, उसमें मेंटर्स भी होते हैं। मैं तो 2 हमेशा से लेके चलता हूँ कि टीचर्स अलग हैं, मेंटर्स अलग हैं। मेंटर्स आपकी ज़िंदगी को भी सँवारते हैं, टीचर्स आपकी एकेडमिक साइड को सँवारते हैं। तो उसके लिए हमें एक किरदार की ज़रूरत थी। तो वहाँ से वो आइडिया इनिशिएट हुआ, और चूँकि किरण भी नैपा से ताल्लुक़ रखती हैं और मेरा भी ताल्लुक़ वहीं से है और मैंने पढ़ाया भी है। तो उसने कहा कि आप क्यों नहीं करते? मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि बिहाइंड द कैमरा भी काम करना था और ऑन स्क्रीन भी। मगर मैंने कहा ठीक है। फिर अच्छी बात ये थी कि मेरी और समर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो एक रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस के अंदर भी एक मेंटर और स्टूडेंट वाला रिलेशनशिप मौजूद है, तो वो केमिस्ट्री मुझे नज़र आ रही थी कि अच्छा ठीक है, मैं किसी और को लूँगा, वो केमिस्ट्री डेवलप करवाऊँगा, इट विल टेक टाइम, तो आई विल डू इट माय सेल्फ। लाइक सेकंड लास्ट एपिसोड जो आपकी थी वो तो हुँ, आप ही की घूम रही थी, तो आपको हुँ, जो प्यार मिला है आप हुँ, हुँ। एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, एज़ ड्रामेटिस्ट मुझे ये मालूम था कि जिस तरीके से हम उस किरदार को लेके चले हैं, तो एक सिम्पैथी का फैक्टर, एक प्यार का फैक्टर, एक केयर का फैक्टर ऑडियंस की तरफ से इस कैरेक्टर के लिए मौजूद होगा। मगर आई एम ओवरवेल्म्ड। जिस तरीके से ऑडियंस ने उसे पसंद किया है, प्यार दिया है, मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका। ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ऑन स्क्रीन डेथ पे लोगों का रिएक्शन क्या आ रहा है? अच्छा रिएक्शन है, मज़े का है। ऑन स्क्रीन डेथ हमेशा से हमारे यहाँ एक बड़ी मज़े की चीज़ रही है। मुझे याद है मेरे बचपन के अंदर धुआँ ड्रामा आया था। ओए होए! सड़कें खाली हो गई थी सर, नबील साहब की आज जब तक डेथ नहीं हुई माफ थी। किया किसी ने उनको, मरे उफ़! क्यों? कि भाई आप क्यों मरे? किस लिए मरे? बट दैट ट्रेजिक एंड, शायद एज़ नेशन हम लोग ट्रेजेडी के बड़े दिलदादा हैं। हमें वो किरदार जो मर जाते हैं वो अमर हो जाते हैं। कुछ ऐसी वाला सिलसिला है, चाहे वो हिंदुस्तान से देखें, चाहे पाकिस्तान से देखें। उन कहानियों में भी या ड्रामों में भी या फ़िल्मों में भी। तो शायद इसका असर हो। मगर हाँ, डेथ इज़ अ सिंबल अमर होने की। मैं तो कहता हूँ ट्रांसफ़र होने का मौका है और कुछ भी नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपने इस कैरेक्टर के ज़रिए हुँ, आमिर हुँ। ज़की जैसे फ़ॉलन हुँ। हीरोज़ को ट्रिब्यूट पेश किया? काफ़ी हद तक। देखिए 2-3 चीज़ें थी। एक तो म्यूज़िकल जर्नी थी। आमिर भाई से मेरी मुलाकात नैपा में हुई थी। हाँ, हम शुरू के बैचेज़ के हैं, तो उस वक़्त वो आमिर भाई वहाँ पढ़ाते थे। हाँ। तो कुछ मुलाकातें उनसे रहीं। वो जिस तरह का दरवेश मंश आदमी था, कमाल थे। और ज़िंदगी का फ़लसफ़ा, ज़िंदगी के तजर्बे, और वो किसी को भी इल्म देने में ना झिझकते नहीं थे। हाँ, कोई भी चला जाए। इनसिक्योर नहीं थे ना। इनसिक्योर नहीं थे, अपने इल्म के पक्के थे। तो उनकी इंस्पिरेशन मौजूद रही कि यार अगर ठीक है हमें एक म्यूज़िशियन का किरदार लेना है, तो ठीक है हम आमिर भाई की ज़िंदगी ले। अच्छा आमिर भाई भी ज़रा अकेले रहने वाले, अलग-थलग रहने वाले, अपने मिज़ाज पे चलने वाले, अपनी मर्ज़ी से जीने वाले। तो इंस्पिरेशन तो थी। तो मुझे ये था कि एक साइलेंट ट्रिब्यूट हम आमिर भाई को दें। उनका नाम मैं नहीं चाहता कि कभी भी हमारी हिस्ट्री से मिटे। उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कोई और शायद अदा ना कर सके। फ़हद मुस्तफ़ा की कैमियो भी हो गई थी एक। तो आपने तो उसको ओवरशैडो कर दिया आके, लेकिन फ़हद नहीं, की नहीं, कैमियो नहीं। का आइडिया कैसे आया? मैं बिल्कुल ओवरशैडो भाई नहीं हो किया। गए ओवरशैडो भाई, वो ज़िंदा थे, आप मर के अमर हो गए। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सिलसिला ऐसा था असल में। देखिए कैमियो की बात नहीं थी। बात ये थी कि किरदार की जर्नी के अंदर जो वली की जर्नी थी, तो देखें जब जब एक बंदा इस तरीके से बड़ा हो रहा होता है, तो उसके कौन-कौन से गोल्स होते हैं जो पूरे हो रहे होते हैं। अगर हम म्यूज़िकल जर्नी के अंदर बोले, तो हमारे पाकिस्तान में कॉन्सर्ट्स हैं, हमारे पाकिस्तान में ओएसटीज़ हैं। इस तरह की चीज़ें जब स्टेप बाय स्टेप आप
पूरी करते जाते हैं तो आप एक जगह पे एक खास मकाम पे पहुंच जाते हैं। तो हमें वली की जर्नी के अंदर भी एक मकाम ऐसा चाहिए था कि अच्छा ठीक है, अब उसे सुन सुन के ओएसटी के लिए भी अप्रोच किया जा रहा है। तो जैसे ये वाला जर्नी के अंदर मौका आया कि हमें एक ओएसटी वाली चीज़ चाहिए होगी, तो मेरे जहन में कोई और नाम था ही नहीं। मैंने कहा यार फिर फहद भाई से करवाते हैं, एंड वो आ गए। तो वो जिस तरीके से उनका एक हंसी खेल का मिजाज है, तफरियाँ करने वाला, तो उसी तरीके से वो एक छोटा सा सीन हमने लिख भी लिया। तो वो जर्नी का पार्ट था। और उन्होंने मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई वो फहद भाई एक फेवर चाहिए आपसे। कहने के हाँ क्या हो गया? वो एक छोटा सा सीन है, मैं चाहता हूँ अगर आप परवरिश में कर दें। अच्छा पहले तुम ये बताओ, मैंने तुम्हें काम का कहा था, उसका क्या हुआ? अच्छा वो खैर हमारा सिलसिला था, वो मैंने बताया। तो कहने लगे हाँ मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, तुम आराम से बता देना जब तुम्हें करना। अच्छा, मायरी में भी आपको जो है यंगस्टर्स की लव स्टोरी दिखाने पे काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था, और यहाँ पे भी जो है काफ़ी लोग, खासतौर पे टीवी एंकर्स वगैरह जो हैं, बहुत इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे पढ़ रहे होते हैं या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं हमारे भाई, तो क्या माँ बाप उनके रिश्ते की बात नहीं करते? बिल्कुल। तो वो भी तो छोटे होते हैं ना, और रिश्ते के बाद भी लव स्टोरी ही एक शुरू होनी होती है एक तरीके की। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा या मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैंने पीछे भी एक इंटरव्यू के अंदर ये वाला जवाब दिया था कि अगर आप गौर से ड्रामा देखें, हम ये नहीं कह रहे कि आप ताल्लुक कायम करना शुरू करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आज की नस्ल को समझने की कोशिश कीजिए। आपके सोचने से कुछ नहीं होता। उन्होंने जो ताल्लुक कायम करना है, स्कूल में भी करना है, वो करेंगे। सही। हम ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अगर ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है तो माँ बाप को किस तरीके से टैकल करना है। उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारा तरीका ही सही हो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है हम गलत हो। आप सोचिए, तो मैं तो डिबेट खड़ी करना चाह रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि आप सोचिए कि एक तरीका ये हमने ज़रूर देखा है, बहुत ज़्यादा जो देखा है, कि लोगों ने सख्ती करना शुरू कर दी, मारपीट करना शुरू कर दी, जिसका असर मुआशरे के अंदर हम कुछ और देखते हैं। मैंने वो जुमला यूज़ किया था कि देयर इज़ एन एलिफेंट इन द रूम, प्लीज़ आइडेंटिफाई करें। अच्छा एक तो ये पार्ट हो गया। अब मैं मायरी और इसके हवाले से एक और चीज़ बताता हूँ। देखिए मायरी के अंदर कोई लव स्टोरी नहीं थी, पहले तो ये मैं बहुत क्लियर कर दूँ। हाँ, हमेशा सही हमने है। कभी लव स्टोरी नहीं दिखाई, इवन इसी वजह से डिवोर्स पे बात पहुँचती है। बिल्कुल। देखिए दो तरीके से लोग ड्रामा देख रहे हैं आजकल। एक ड्रामा देख रहे हैं जो पूरी एपिसोड देखते हैं, एक ड्रामा सोशल मीडिया पे चलता है क्लिप्स देखते हैं। जिसमें क्लिप्स होते हैं। तो जिन्होंने सोशल मीडिया के क्लिप से ड्रामा देखा है ना सर, वो लव स्टोरी भी समझेगा। वो हो सकता है उससे, मैं ममनू हूँ, बहुत सारे अल्फाज मैं बोल नहीं सकता, तो उसे वो पता नहीं क्या क्या समझे। तो सोशल मीडिया से ड्रामा देखना बंद करें। सोशल मीडिया पे जो फैंस होते हैं वो रील्स बनाते हैं, वो उसमें इंडियन गाने भी लगाते हैं, अपनी मर्जी की एडिट भी करते हैं, हम उसे एडिट कहते हैं, वो बड़े प्यार से बनाते हैं, मगर वो ड्रामा नहीं होता। ड्रामे के लिए आपको लाजमी है कि आप पूरी एपिसोड को देखिए, पूरे स्ट्रक्चर को देखिए, उस स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या क्या दिखा रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या दिखा रहे हैं, तो जाके आपको समझ में आएगा कि वो लव स्टोरी है या कुछ और है। हम तो रील्स देखते हैं चार, उसके अंदर जो है हमने देखा एक लड़का लड़की साथ में बैठे हुए हैं, वो छोटे से हैं, प्यारे से हैं, क्यूट से हैं, वो कोई बात कर रहे हैं, ये पता ही नहीं क्या दिखा दिया। हाँ, ये क्या दिखा दिया आपने, ये देखा ही नहीं कि जब वो ये करके निकले हैं तो उसके बाद जो हमें उसका असर दिखाना है वो क्या था ड्रामे के अंदर। उसकी रील्स थोड़ी बनेगी, वो जो फैंस हैं वो माँ बाप की रील्स थोड़ी बनाएंगे। एग्जैक्टली। नहीं, रजा साहब बहुत अच्छे अदाकार है, आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट। क्या उनकी रील्स बनती हैं? नहीं सर यंग लोग रील्स बनाते हैं, घर में बैठे हुए जो 50 साल के 40 साल के मेरे जैसा आदमी है ना, वो बैठ के अपने मोबाइल पे रील्स नहीं बनाएगा। लेकिन वो जो 15 से लेके 20 तक के बच्चे हैं ना, वो बैठ के अपने फैंस होते हैं, वो अपने आइडल्स की रील्स बनाते हैं, उनसे प्यार करते हैं। तो रील्स से जज करना बंद करें। जैसा है वैसा दिखा रहा हूँ, कोशिश ये कर रहा हूँ, आपको झूठ की आमेजिश से चीज़ें ख़राब करके दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। और इट्स टाइम नाउ। अगर आपको लगता है कि ये मैं नहीं करूँगा और ड्रामे में हमारे कभी नहीं आएगा, तो ये भी आप गलत सोच रहे हैं। अब इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, मोबाइल पे है, रात में बच्चा, आप 12 बजे जाके सो जाते हैं, सुबह आपको ऑफिस जाना होता है और आपको उठ के सुबह जो है वो नाश्ता बनाना होता है, माँ बाप तो सो गए। वो बच्चा मोबाइल पे बैठ के अमेज़ॉन प्राइम देख रहा है, नेटफ्लिक्स देख रहा है, या हुलो देख रहा है, या फिर वो यूट्यूब पे कोई चैनल देख रहा है, आपको नहीं पता। वो वहाँ पे किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, ये भी आपको नहीं पता। वो आपके सामने आ रहा है, बहुत तमीज़ से पेश आ रहा है, जैसे ही घर से बाहर कदम रख रहा है वो क्या कर रहा है, ये भी आपको नहीं पता है। इससे पहले कि वो कोई गलत काम कर जाए, इससे पहले कि कुछ ऐसा हो जिस पे आपको भी शर्मिंदगी हो और उस बच्चे को भी शर्मिंदगी हो और उसके आगे आने वाली ज़िंदगी परेशान हो, दोस्त बन जाएं। वो बाहर जाके मशवरा ना करें, अपने माँ बाप से पहले मशवरा करें। सर हम तो हवा बनाने वाले लोग हैं, हम तो इस ट्रेनिंग पे बड़े होते हैं कि बेटा ये नहीं करो वरना अब्बा को कॉल करती हूँ। अब जब आप बचपन से ये बात बता रहे हैं कि अब्बा को कॉल करती हूँ, अब्बा आएंगे, तो बच्चे के जहन में क्या एक अब्बा की इमेज क्रिएट हो रही है। ड्रामे में भी यही दिखाया है ना कि आप दोस्त बने। दोस्त बनो यार। एग्जैक्टली।
आप उनसे कम्युनिकेट करो, उनकी प्रॉब्लम्स को हल करना शुरू करो। आपने जिसमें एक्टर्स लिए हैं, साथ ज़मीर फरीदी हो गए, बख्तावर मज़हर हो गई, नज़रुल हसन हो गए, ये सब नापा वाले और आपके आप इनको जानते भी हैं और क्या इन्होंने कमाल काम किया है। अरे सर, कितने कितने इंटेंस सीन किए हैं इसके अंदर। कोई तो वाक़या बताइए, कोई इंटेंस सीन के बाद कोई हल्ला गुल्ला हुआ हो या वाकई सब इंटेंस रह गए थे। एक सीन मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, जो बख्तावर मज़हर का सीन था और नज़र आता है और वो गुस्से में आके बेटी को थप्पड़ मारता है और बख्तावर एक प्रोटेक्ट करने के लिए माँ आगे बढ़ती है। हैविंग गूज़बम्प्स राइट नाउ, मुझे भी जैसे ही मैं उस सीन को सोचता हूँ। मुझे पता था इमोशनल सीन है और हम तीनों थिएटर वाले थे, हम साथ के हैं। बख्तावर मेरी बैचमेट है नैपा के अंदर, नज़र साथ के हैं। ऐना माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत टैलेंटेड है। शी वॉज ऑल्सो इन द सीन। तो मुझे पता था कि यार 1-2 टेक से ज़्यादा नहीं हो सकेगा, तो जो भी करना है इसी में करना है, वरना ये एक्टर इमोशन को छोड़ देगा और फिर वो मैकेनिकल हो जाएगा और मुझे जेन्युइन रॉ इमोशन चाहिए था। तो मैंने गयास से अपने डीपी से डिस्कस किया, मैंने क्या करा, उसने कहा यार 1 टेक करते हैं, देखते हैं। और मैं कैमरा इनसे बोलो जो करना है करें, क्योंकि ये मेरी मैं थोड़ा इस मामले में सख्त आदमी हूं। मैं कहता हूँ फोकस का मसला मेरा मसला नहीं है। ऑडियो तुम्हें संभालनी है, तुम्हें लिया हुआ है, पैसे दिए हुए हैं, तो ये तुम्हारा काम है, ऑडियो इंजीनियर का काम है। मेरे एक्टर को मत बोलो कि सर ऊंचा बोलें या स्लो बोलें, उसको अदाकारी करने दो, उसको अदाकारी में छेड़ो नहीं, टेक्निकलिटीज़ में नहीं फंसाओ। मैंने इन लोगों को मैंने कहा आप टेक्निकलिटीज़ को भूल जाए, आप बस फ्लो के साथ जो निकल रहा हो ना करें और सीन को रोकिएगा नहीं। जहाँ भी जा रहा हो ना, अगर लाइनें निकल भी रही हैं और कुछ और लाइनें आ रही हो, जस्ट डू द सीन। सीन हुआ उमर भाई, और आप यकीन करें कोई 10 मिनट के लिए सीन पे सिर्फ रोना धोना था। बख्तावर का नज़र बैकग्राउंड हुआ। नज़रुल हसन हमारा बहुत क्राफ्ट वाला एक्टर है, लाइक ही डजंट गो इनटू द स्किन काइंड ऑफ अ थिंग। वो मेथड पे बिलीव नहीं करता, वो बड़ा क्राफ्टेड आदमी है कि मैं टेक्निकल आदमी हूँ, मैं इस जुमले को इस तरीके से अदा करूंगा तो ये असर पैदा होगा, और वो इस काम का माहिर है। मगर उस दिन वो भी सीन की टेक्निकलिटीज़ को साइड में रख गया। वो उसने कहा यार मुझे क्योंकि वो बड़ा अच्छा बाप है, मैं खुद उसको जानता हूँ। उससे पहले तो कह रहा था यार मुझसे थप्पड़ नहीं लग सकेगा यार, ये ज्यादा हो जाएगा। मैंने कहा यार देखो मजबूरी है, इस वक्त हमें जिस तरह के बाप को रिप्रेजेंट करना है वो उसने तो यही करना है। उसने ना आओ देखना है ना ताओ देखना है, वो आ रहा है और गुस्से में आया है, उसकी इज्जत पे बात आई है, उसकी अन्ना को ठेस पहुंची है, वो आएगा थप्पड़ मारेगा। और 10 मिनट तक हम बैठे रहे। हम रात के तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब सीन शूट कर रहे थे। रमज़ान में हमने एक चीज़ सोची थी कि हम दिन में शूट नहीं करेंगे, हम रात के सीन्स रात में शूट करेंगे। तो हम 10 बजे शूट करते थे, सुबह 5 बजे तक शूटिंग करते थे, और ये 1:30-2 बजे हम सीन शूट कर रहे थे और किसी से काम ना हुआ। ये सिर्फ अदाकारों की बात नहीं है, मेरा टेक्निकल क्रू भी थोड़ी देर के लिए थम गया और सब ने बोला कि यार रुक जाओ, गिव हिम टाइम। थोड़ी सी मस्ती मजाक मुझे भी करना पड़ा कि यार चलो कुछ चेयर अप करूँ, मगर उसके बाद मैंने शूट कॉल ऑफ कर दी। मुझे नहीं लगा कि इसके बाद कुछ हम सीन कर सकेंगे, मुश्किल हो जाएगा, हैवी हो जाता है कभी कभी, कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। तो 4 लोगों का नर्वस ब्रेकडाउन उस एक सीन पे है हमारे हुआ, जिसमें ऐना थी, नज़र था, बख्तावर थी और मेरा अपना भी बहुत बुरी कंडीशन थी। अच्छा, ये थिएटर वाले लोगों का एक्सपीरियंस है। एक हमारे नुमान भाई है। अच्छा, नुमान भाई उनकी तारीफ़ के लिए ना मेरे पास अल्फाज है नहीं। वो सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ, वो तारी नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद जो वो परफॉर्मेंस देते हैं ना, आप उस पर उंगली भी नहीं रख सकते। ये अभी देख लीजिए ना सेकंड लास्ट एपिसोड आपने देखा है। यस, ही वॉज इनटू द सीन और मैंने कट भी बोल दिया था एंड ही वॉज देयर। मेरे पास कुछ आखिरी का शॉट वो लगा हुआ है जो बेसिकली मेरा कट बोलने के बाद का लगा हुआ है, जिसमें वो स्टेयर कर रहे हैं। हाँ, तो वो भी उस दिन, वरना वो ये होता है जैसी कट बोलो ना, वो एकदम से एक हंसी मजाक का कोई तफरी जुमला आ जाता है और वो सीन ब्रेक कर देते हैं। हाँ। मगर उस दिन उन्होंने भी सीन ब्रेक नहीं किया। ही वाज सो मच इनटू द सीन, ही वाज सो मच इनटू द कैरेक्टर। और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने जो किरदार बनाया वो नहीं था जिसमें नुमान एजाज नजर आ रहा है। बिल्कुल चेंज है इस दफा, बिल्कुल चेंज। बॉडी लैंग्वेज, तेज चलना, बातचीत, ये वो, अच्छा बैठे हुए कुछ खा रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, अब्बा अम्मा। वो कमाल लोग हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। इवन जो नई लॉट इसके अंदर हम लोगों ने डाली, they are also very good। भाई आपने समर रायना के साथ काम किया था मायरी में भी, और यहाँ दोनों ड्रामे में फ़र्क क्या लगा? इवॉल्व हुए हैं दोनों, माशाल्लाह दोनों इवॉल्व हुए हैं और मैच्योर होते जा रहे हैं। मुझे तो ये है कि माशाल्लाह ऐना आज इतनी सी उम्र के अंदर इतना कुछ वो बच्ची करती है। जब वो 24-25 साल की उम्र में पहुंचेगी अपने उरूज पे इंशाल्लाह, तो उस वक्त वो बच्ची कहाँ होगी, वो क्या कर रही होगी, अगर वो इसी तरीके से इवॉल्व हो रही है, उसकी ग्रोथ रुकी नहीं तो। और समर भी, दे बोथ आर वेरी गुड ह्यूमन बींग्स। फिर ये पढ़ते हैं, ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं,
ये स्टडी करते हैं, वर्ल्ड लिटरेचर को पढ़ते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, साइकोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, नॉवेल्स हो, इसलिए इनका एक्सपोजर लिमिटेड नहीं है। ये ह्यूमन बींग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके नेचर को, उनकी ट्रेस को, उनकी कैरेक्टराइजेशन को। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है इनके साथ सेट पे। सिर्फ किरदार के हवाले से बातचीत होती है, ड्रामे के हवाले से बातचीत, उसके अलावा भी अगर दुनियावी भी बातचीत हम सेट पे कर रहे हो तो बहुत अच्छी गुफ्तगू इनके पास से रहती है।